चलिए थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास प्योर वाटर है, दिस इज व्हाट, प्योर वाटर। आपको मालूम है प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब होता क्या है कि अगर आपने इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्यूट ऐड करने के बाद आपके पास आ गया यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज नाउ सॉल्यूशन। ठीक, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, ये आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद बना लिया सॉल्यूशन। अब आप इसको फ्रीज करने जाओगे तो पक्का इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से भी नीचे होगा, 0 से भी कम होगा। ठीक है भाई, अगर आप इसे ठंडा करते जाओगे तो 0 पे जाके वाटर जम जाता है, लेकिन इसको जमाने के लिए आपको 0 से भी और नीचे जाना पड़ेगा। सपोज करिए कि मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, होता क्या है कि when a non-volatile solute is added to pure solvent, then its freezing point decreases. फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 था, अभी घट के कितना हो गया, -4 हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितनी आई है? 0 से घट के कितना हो गया, -4। 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई। तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि when non-volatile solute is added to pure solvent, then it solidify at lower temperature than its normal freezing point, and this is called depression in freezing point. ठीक, अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे प्योर सॉल्वेंट में तो वो अपने नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से और कम टेम्परेचर पे जाके जमेगा अभी, और इसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगी उसी को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक, तो मैं लिख देता हूं इधर, when a non-volatile solute is added to pure solvent, then it solidifies at lower temperature, than its normal freezing point, ठीक है, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे प्योर सॉल्वेंट में तो अपने नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाली कमी, तो कितनी कमी आ गई, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एक और बात याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को मैं किससे शो करूंगा, TF0 से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को मैं शो करूंगा किससे, TF से। और फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई है उसको हम क्या मानेंगे, डेल्टा TF। ठीक, तो अब आपको ये डायग्राम वगैरह नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये यहां से लेके यहां तक आप नोट करिए। ठीक है, और इसके बाद हम करते हैं इसका डेरिवेशन। तो लेट दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना माना था, TF0। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना माना है, TF। दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है, TF0 की या TF की, TF0 की, क्योंकि TF0 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है ना। कल बताया था, जैसे मान लो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0, और वाटर में कोई सॉल्यूट ऐड कर दो तो मान लो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -2, तो बड़ी वैल्यू किसकी होगी, 0, TF0 की। ये वैल्यू छोटी होगी, -2 है। ठीक, तो अगर मेरे को बताना हो कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितना आया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ, तो ये हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आगे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट क्या पता चला एक्सपेरिमेंटली कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चला। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे कि मान लो वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, आपने उसमें थोड़ा सा सोल्यूट ऐड करा, अब वो सोल्यूशन का जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है मान लो -2, तो कमी कितनी आई फ्रीजिंग पॉइंट में 2 डिग्री सेल्सियस की, 0 से घट के कितना हो गया -2। अगर आपने प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा ज्यादा सोल्यूट डाल दिया और अब जो सोल्यूशन बना, सपोज उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने चेक करा वो निकला -5, तो अब कितनी कमी आ गई फ्रीजिंग पॉइंट में 5 डिग्री सेल्सियस की, 0 से सीधा कितना हो गया -5। पहले कितना आया था 0 से -2, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाली कमी उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। अगर आपने थोड़ा सॉल्यूट डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई 2 डिग्री सेल्सियस की, आपने सॉल्यूट ज्यादा डाल दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई 5 डिग्री सेल्सियस की। नहीं समझ पा रहे, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा डेल्टा टी एफ का वैल्यू, और जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन का मोलैलिटी हो जाएगा। ठीक, तो जितना ज्यादा मोलैलिटी उतना ही ज्यादा वैल्यू किसका होगा, डेल्टा टी एफ का। अब मैं चाहूं तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, के एफ, और इनटू में यहां लिख देता हूं एम। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। के एफ क्या है यहाँ पे, तो के एफ को हम लोग कई नामों से जानते हैं, वैसे बता चुके हैं आपको। तो ये हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या मैं इसको लिख सकता हूं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, तो के एफ इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ी सी बात के एफ के बारे में मैंने बताया था आपको कि के एफ के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि वैल्यू ऑफ के एफ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। जैसे जैसे आपके सॉल्वेंट्स चेंज होंगे वैसे वैसे के एफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मान लो सॉल्वेंट आपका वाटर है तो के एफ का वैल्यू कुछ और होगा, सॉल्वेंट बेंजीन है तो कुछ और होगा। एक पॉइंट और है, द वैल्यू ऑफ के एफ फॉर वाटर इज कितना होगा 1.86 kg मोल इनवर्स। यूनिट ऑफ के एफ वही होगा, क्यों भाई, हाँ यूनिट ऑफ के एफ निकालना हो तो बिल्कुल निकाल सकते हैं केबी की तरह। ये नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी एफ का यूनिट क्या होगा केल्विन, और इसका कितना हो जाएगा मोल पर केजी। उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा कि केजी मोल इनवर्स। ये करके दिखा दिया है हमने डेल्टा टीवी के लिए। तो जैसे डेल्टा टीवी का जैसे केबी का यूनिट हमने कैलकुलेट करा वैसे के एफ का भी हो सकता है। ठीक, आगे हम ये लिख रहे हैं कि अगर आपसे डेफिनेशन ऑफ क्या पूछ ले के एफ, वो ये कहे कि भाई के एफ को डिफाइन करो, मतलब के एफ को तो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसे पेपर में आता रहता है डिफाइन एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हम फॉर्मूले से करेंगे कैसे, डेल्टा टी एफ, ये फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। अगर मान लीजिए कि इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1 मोलल, सॉल्यूशन का मोलैलिटी कितना है 1, तो कितना हो जाएगा ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1, यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो मैं के एफ को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ के एफ इज इक्वल टू
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। बोलो KF की वैल्यू किसके बराबर होगी? डेल्टा TF के बराबर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर, लेकिन कब होगी? जब सोल्यूशन का मोलरिटी कितना है? 1। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को? तो हमने बोला है, हम बोलेंगे कि इट इज डिफाइंड एज, या ऐसे बोल सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लिख रहे हैं, इट इज इक्वल टू KF किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर solution. So this is how we can define cryoscopic constant. ठीक, तो ये इसको डेरिवेशन को तो हमने यही रोक दिया, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M पे। ये तो सारा हमने KF के बारे में बात कर लिया। अभी डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक, चलिए बाय इक्वेशन 2 क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। M इज मोलैलिटी। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? N सॉल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट, किस में आ जाएगा? kg में। अगर इसको मैं और आगे सॉल्व करता हूं तो क्या होगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। N क्या है? मोल हम कैसे पता करेंगे? मास अपॉन मोलर मास से। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? मास अपॉन मोलर मास। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मास वेट सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट। बोलो N सॉल्यूट की जगह पे क्या कर दिया? मास सॉल्यूट अपॉन मोलर मास सॉल्यूट, और ये वेट सॉल्वेंट kg ऐसा ही चलता रहेगा। दिस इज व्हाट वेट सॉल्वेंट kg। मैंने आपको एक बात बताई थी उस दिन कि अगर मान लो हमारे पास वेट सॉल्वेंट जो है हमारे पास किस में गिवन है? ग्राम में, और अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये वेट सॉल्वेंट किस में आ चुका होगा? kg में। बोलो यस और नो। अगर वेट सॉल्वेंट ग्राम में है, 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो वेट किस में चेंज हो चुका है? kg में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं इसको कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट सॉल्यूट अपॉन नीचे M सॉल्यूट को लिख रहा हूँ, M सॉल्यूट मल्टीप्लाई। अब ये वेट सॉल्वेंट kg है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वेट सॉल्वेंट ग्राम अपॉन 1000। इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ये वेट सॉल्वेंट ग्राम अपॉन 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। बोलो, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट सॉल्यूट 1000 ऊपर आ जाएगा 1000 अपॉन नीचे क्या रहेगा आपके पास? M सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट। ठीक, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमसे M सॉल्यूट निकलवाए तो क्या करेंगे? डेल्टा TF की जगह ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अगर हमसे बोले कि भाई M सॉल्यूट बताइए तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, KF, और दिस इज वेट सॉल्यूट 1000। डेल्टा TF इधर आ जाएगा, डेल्टा TF इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज वेट सॉल्वेंट। ये ऐसे ही रहेगा, तो ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? वो आपको ये बोल देगा कितना ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें इतना ग्राम सॉल्यूट डाला, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इतना था, अब जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो कितना ग्राम सॉल्यूट है वो दिया उसने, कितने ग्राम में डाला वो भी दे रहा है, M सॉल्यूट वो क्वेश्चन में देगा, KF भी देगा। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? डेल्टा TF। और जब डेल्टा TF मालूम पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। TF नॉट भी वो देगा, हमें क्या मालूम पड़ जाएगा? TF। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक, नोट करिए। देखो जो हमारा डेफिनेशन है कौन सा वाला? फ्रीजिंग पॉइंट का। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये कहता है कि वो टेम्परेचर जिस पे आपके सॉल्यूशन का
वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। पक्की बात है। अच्छा एक और बात बताओ कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, क्योंकि पूरा सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट पार्टिकल, हर जगह से वेपर बन सकती है। लेकिन सॉल्यूशन में क्या है कि ऊपर सरफेस एरिया पे सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ बहुत सारे पार्टिकल किसके बड़े होंगे, सॉल्यूट के, जो कि वेपर नहीं बनाएंगे, तो कम वेपर बनेगी। यही तो बात थी। तो एक बात तो ये है, मैं यहाँ लिख देता हूं जरा, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा, पहली बात। दूसरी बात, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो थोड़ा कम होगा, दैट विल बी लो, पहली बात। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या करवाया है कि जब आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर घट के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। अब एक ग्राफ बना रहे हैं, जरा इधर देखो। यहां मान लो मैं ले रहा हूं दिस इज टेम्परेचर, और ये हो गया आपका इधर वेपर प्रेशर। ठीक। अब आप ऐसे सोचिए कि हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है और उसका वेपर प्रेशर यहां पर है, यहां पे क्या है, उसका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट यहां पे है। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करूंगा, कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होगा वेपर प्रेशर? कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि कम लिक्विड के पार्टिकल वेपर में जाएंगे। अगर मैं टेम्परेचर कम रख रहा हूं, मान लो अगर टेम्परेचर हाई है तो ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल वेपर में जाएंगे, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और टेम्परेचर कम है तो कम लिक्विड के पार्टिकल वेपर में जाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब मैं टेम्परेचर जैसे जैसे कम करूंगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो मान लीजिए कि जो वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। सपोज करो इस टेम्परेचर पे जाकर के, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड सॉल्वेंट की। मान लो मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, उसका वेपर प्रेशर इतना है, मैं टेम्परेचर कम करता गया तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होता गया। देखो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर यहां से यहां आ गया तो वेपर प्रेशर भी ऊपर से नीचे आ गया, कम हो रहा है। समझ पा रहे हैं? सपोज करो इस टेम्परेचर पे जाकर के सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया इस टेम्परेचर पे, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दिस टेम्परेचर विल बी TF नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक। अब मान लीजिए कि मेरे पास अब है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बात कर रहा हूं, तो मेरे को मालूम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। तो अगर मैंने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां रखा है तो सॉल्यूशन का उससे थोड़ा नीचे रखूंगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है कि नहीं होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। भाई आपने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रखा है यहां, तो मैं सॉल्यूशन का रखूंगा थोड़ा नीचे, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो। तो जैसे अब ये मान लो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मैं टेम्परेचर कम करता जा रहा हूं तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है। ये क्या बात हो रही है, दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन। तो मैं जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटा रहा हूं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं, वेपर प्रेशर भी यहां से यहां तक आ गया। सपोज करो इस टेम्परेचर पे जाके क्या हो गया, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, तो ये टेम्परेचर क्या बन जाएगा, TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंस होगा यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस होगा TF नॉट और TF, इसको मैं क्या कहूंगा, डेल्टा TF, व्हाट वी विल कॉल इट, डेल्टा TF। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस होगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा, इसे कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है।
तो एक तो आपको ये ग्राफ बना लेना है। इसके अलावा यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात खत्म होती है। अब एक बात और समझो, ये तो नोट करना नहीं है, ये तो वैसे ही मैंने समझाने के लिए बता दिया है आपको, ठीक है। ये ग्राफ आपको बनाना है। उसके बाद एक बात और बताता हूँ, केबी और केएफ। केबी क्या है? एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और केएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखो, जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे उनमें ज्यादातर क्वेश्चंस में केबी और केएफ का वैल्यू गिवन होगा, तो होता है आपको, ठीक है। वैसे तो हमें खुद भी मालूम है केबी और केएफ का वैल्यू क्या है, वाटर के लिए तो पता ही है। केबी के लिए, वाटर के लिए कितना होगा? 0.52 kg मोल इनवर्स, और उसके लिए 1.86 होता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में केबी का वैल्यू ही नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे, केबी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है जिसमें केबी का वैल्यू नहीं दिया गया हो और केबी का वैल्यू पता करवा रहा हो आपसे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ज्यादातर क्वेश्चन में केबी का वैल्यू देगा, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा जिसमें केबी का वैल्यू ही नहीं दिया गया हो। लेकिन फॉर्मूला गिवन है एनसीईआरटी में, तो हम लोग कर लेंगे। तो केबी का फॉर्मूला होता है R इंटू एम सॉल्वेंट इंटू टीवी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, केबी का फॉर्मूला क्या है? R इंटू एम सॉल्वेंट इंटू टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसे ही केएफ का भी फॉर्मूला है, R इंटू एम सॉल्वेंट इंटू टीएफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। थोड़ा याद है क्या 11th का इंथैल्पी वगैरह? तो अगर किसी क्वेश्चन में केबी और केएफ ना गिवन हो तो फिर वो आपको ये सारी वैल्यूज देगा जो इसमें चाहिए, और वो आप वैल्यूज यहाँ यूज करेंगे। केबी केएफ पहले पता करेंगे, देन वी विल यूज द वैल्यू ऑफ केबी एंड केएफ इन आवर न्यूमेरिकल। ठीक, अब यहाँ पे आर क्या है? क्यों भाई? आर इज गैस कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ठीक, टीबी नॉट स्क्वायर क्या है? टीबी नॉट की बात करो, स्क्वायर तो कुछ नहीं होता। टीबी नॉट क्या है आपका? टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। याद रखो। टीएफ नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, डेल्टा वीएपी एच, दिस इज इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, और लास्ट है, ये क्या है आपका? दिस इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना कहीं, यही लिख देता हूं। व्हाट इज दिस? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कोई दिक्कत? नोट करिए।